नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन AG 510 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 10 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 60 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब आसान है, बट जो इसका क्वेश्चन पूछता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेता है इस सब्जेक्ट में। तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन इसका ज़्यादा कराया जाएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। से जहाँ तक कोशिश रहेगी कम से कम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। पहले 60 क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। और 30 लाइक, कम से कम 30 लाइक इसको पहुँचा दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खाद्य किसे कहते हैं, फूड किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब खाना किसे कहते हैं, बोल सकते हैं अपनी भाषा में। भोजन किसे कहते हैं या खाद्य किसे कहते हैं, तो भोजन उस ठोस अथवा तरल पदार्थ को कहते हैं जिसको खाने पीने से जीव जंतुओं तथा मानव की भूख मिटती है। मतलब भोजन, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी भूख मिटती है। भूख मिटने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि होती है। शरीर के अंदर कहीं पर यदि चोट लग गई है, वहाँ पे कोशिकाओं की यदि टूट फूट हो गई है तो वहाँ पे कोशिकाओं की मरम्मत होती है। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान होता है, उसी को भोजन कहते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या होता है, भोजन उस ठोस अथवा तरल पदार्थ को कहते हैं जिसको खाने पीने से जीव जंतुओं तथा मानव की भूख मिटती है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। शरीर जो होता है हमारा, उसमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न होती है, उसी को भोजन या खाद्य कहते हैं। ठीक है, खाद्य वह पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है और शरीर को ऊर्जा, पोषण तत्व और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, तो भोजन क्या हुआ, समझ में आ गया ना। भोजन तो आप लोग अपने से भी लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिखना, क्या लिखना समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दिया भोजन क्या होता है। भोजन वह ठोस अथवा तरल पदार्थ होता है जिसको खाने से हमारी भूख मिटती है। ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। उसके अलावा यदि कहीं पर चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ की जो कोशिका होती है वो टूट जाती है, मतलब हट जाती है, टूट फूट हो जाती है। तो वो कोशिका को टूट फूट की मरम्मत करता है, मतलब पोषण प्रदान करता है हमारे शरीर को कोशिका की टूट फूट की मरम्मत करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सहायता करता है। तो यह होता है भोजन। आगे फूड साइंस। ठीक है, फूड साइंस, खाद्य विज्ञान क्या है, तो फूड साइंस क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति, कारण और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का उपयोग किया जाता है, उसको फूड साइंस बोलते हैं। मतलब कोई भोजन है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें क्या विकृति है, मतलब क्या उससे नुकसान होता है, ठीक है, वह कैसे बनाया जाता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका लाभ हानि, उसमें जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ पाया था। मतलब भोजन के बारे में पूरा विस्तृत में अध्ययन करना ही फूड विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जब हम खाद्य के बारे में, भोजन के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं खाद्य विज्ञान। इसमें खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फूड साइंस में खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसका जो भौतिक गुण होता है, जो रासायनिक गुण होता है, जो जैविक गुण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं फूड साइंस। आगे देखेंगे पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पोषण जीवों द्वारा भोजन के सेवन का और उपयोग की प्रक्रिया। ठीक है, पोषण जो है जीवों द्वारा भोजन के सेवन और उपयोग की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, विकास और शरीर में कोशिका की टूट फूट की मरम्मत करती है और रोगों से बचाती है। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, वो जो पोषण मिलता है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है तो हमारे शरीर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उनसे लड़ने में मदद करती है और रोगों से लड़ने में बचाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, संसाधित खाद्य क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जैसे कि एक हो गया, जैसे सब्जी है, ठीक है, इसको क्या किया हमने, डायरेक्ट खा लेंगे। मतलब जैसे गाजर हो गया, तो गाजर प्रोसेस्ड फूड नहीं है। अन्न, जैसे मान लीजिए आपका अनाज है, ठीक है, चावल है, चावल को क्या करेंगे, चावल को कटाई उटाई करने के बाद जब घर पे आ जाएगा उसके बाद इसको पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। मतलब कुछ प्रोसेस करके इसको खा रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या, प्रोसेस फूड। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड को बनाने के लिए गेहूँ आएगा, गेहूँ को पिसा जाएगा, उसके बाद उससे ब्रेड बनेगा, इसके लिए भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोसेस फूड। मतलब जिसमें कुछ प्रोसेस होता है उसके बाद वो खाने योग्य बनता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। अब अनाज को कच्चा तो खाएंगे नहीं भैया, अनाज को खाने के लिए पहले उसको पकाएंगे तभी खाएंगे, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए उसको प्रोसेस फूड बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब।
तो संसाधित खाद्य वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक रूप से किसी न किसी तरह बदला जाता है। जैसे वे प्राकृतिक रूप में होते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में बदला जाता है, उसके बाद उसे खाया जाता है। यह बदलाव भोजन को अधिक समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भी हो सकता है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, उपयोग में आसान बनाने के लिए या अन्य वांछित विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए हो सकता है। जैसे ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, पास्ता, स्नैक्स, विभिन्न प्रकार के और भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि संसाधित फूड में आते हैं। जो डिब्बा में पैक करके सामान मिलता है वो सभी प्रोसेस फूड में आ जाएगा। आगे देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। अब सोचेंगे केमिस्ट्री की बात यहाँ पे कहाँ से आ गया भैया, जो दूध में विभिन्न प्रकार के अम्ल क्षार क्या बोल सकते हैं, अम्लता क्षारीयता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उन सभी को जो हमारा मिल्क है, हमारा जो फूड है वो अम्लीय है कैसा है, उन सभी को जानने के लिए वहाँ पर पीएच स्केल का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पीएच स्केल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, जहाँ 0 से लेकर 6.9 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक तरीका होता है। इसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, जिसमें 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीएच स्केल। आगे देखेंगे एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक हमारे शरीर की एक क्षमता बोल सकते हैं या एक दवा भी आता है, एंटीबायोटिक दवा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। एंटीबायोटिक जो होता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोग बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दवाएं बैक्टीरिया को मारकर या उनकी वृद्धि को रोककर कम कर देती हैं, ठीक है। उनको मार देती हैं या उनकी वृद्धि को ही कम कर देती हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से लड़ने वाला एक दवा बोल सकते हैं या इलाज बोल सकते हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया को मारकर या उनकी वृद्धि को रोककर कम कर देती हैं। आगे देखेंगे फोलिक एसिड क्या होता है। तो फोलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों को जल में मिले जो विटामिन है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए कराना भूल गया, लेकिन जब लॉन्ग वाला क्वेश्चन कराएंगे ना उसमें कराएंगे उसको। तो इसको 30 लाइक पहुंचाएंगे तभी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को यदि उसका वीडियो चाहिएगा तो 30 लाइक करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। फोलिक एसिड क्या होता है? तो फोलिक एसिड जिसे विटामिन B9 तथा फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। फोलिक एसिड जो होता है यह विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है, जो कि बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स का है? बी कॉम्प्लेक्स का है। फोलिक एसिड जिसे विटामिन B9 तथा फोलेट के नाम से भी जाना जाता है, यह जल विलेय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा होता है। जल में विलेय एक विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स, उसका एक हिस्सा होता है। यह शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आवश्यक होता है। तो यह था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, फोलिक एसिड के बारे में या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लाविन। तो यह भी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, यह भी बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। यह जल में विलेय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है। ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार की वृद्धि करने में मदद करता है। इन सभी के बारे में इतना डिटेल में नहीं देखना है, 1 नंबर में आएगा तो क्या जरूरत है वो सब लिखने की। चलिए आगे देखते हैं फैट क्या होता है, वसा क्या होता है। तो वसा क्या होता है? तो वसा जिसे लिपिड भी कहते हैं, वसा को लिपिड भी बोला जाता है, आप लोग पता होगा। वसा को लिपिड भी बोल सकते हैं। जैविक अणुओं का एक समूह होता है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। वसा जो होता है उसे लिपिड के नाम से जाना जाता है, जो जैविक अणुओं का एक समूह होता है जो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। आगे देखेंगे NPN कंपाउंड क्या है। NPN कंपाउंड क्या है? इंपॉर्टेंट है NPN कंपाउंड। NPN का पूरा नाम होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता हो। तो इसका पूरा नाम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या नाम है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है NPN जिसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन में प्रोटीन का कोई रूप नहीं होता। नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का रूप नहीं लेता, ठीक है। तो NPN क्या है? NPN एक
नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है। यह ऐसी रासायनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन होता है लेकिन प्रोटीन का रूप नहीं लेता। यह यौगिक मुख्य रूप से जानवरों के आधार में पाया जाता है। जानवर जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। उनके पाचन तंत्र में यह एनपीएन जो होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे 10 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन में पहला है पोषण, जो कि मैंने पीछे बताया, फिर से देख लीजिए। तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है पोषण, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो शरीर को विभिन्न कार्यों को संपन्न करने तथा शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट का पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोषण। आगे है फूड साइंस। तो फूड साइंस मैंने बता दिया, नहीं बताएंगे। आगे डाइट देखेंगे। आहार, आहार क्या होता है? तो व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वही मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार होता है। ठीक है, आहार क्या होता है? जैसे आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, आप एक दिन पूरा मिला के सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं, तो आपका 2 रोटी एक दिन का पूरा आहार हो गया। आहार एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वही मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार होता है। आहार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आहार 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित आहार, एक होता है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन विद्यमान होता है, जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त होता है और संतुलित, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण आदि पाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त होता है, उसे बोलते हैं संतुलित आहार। और असंतुलित आहार क्या होता है? तो जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है, तो ऐसे आहार को असंतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते थे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा पाया जाता था, लिपिड पाया जाता था। लेकिन असंतुलित आहार क्या होता है? जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, किसी भी, जैसे मान लीजिए विटामिन की कमी हो जाएगी किसी पोषक तत्व में, तो यह असंतुलित आहार हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलित और असंतुलित आहार भी समझ में आ गया। आगे देखेंगे पोषण की 2 मुख्य स्थितियाँ होती है। जो हमने पोषण देखा था शुरू में, उसकी भी 2 मुख्य स्थितियाँ होती है। देखिए, सुपोषण और कुपोषण। 1 नंबर में पूछ सकता है, याद रखिएगा, लॉन्ग में पूछ सकता है। तो सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण क्या होता है? तो यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व व्यक्ति के लिए लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। ठीक है, वह स्थिति जिसमें भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व व्यक्ति के लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। और कुपोषण क्या होता है? तो यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति का स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से हो सकता है, जिससे शरीर में रोग हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे पाचन क्या होता है। तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है। पाचन क्या होता है? पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन संस्थान में पहुंचकर या पाचन के स्थान में पहुंचकर पाचक अंगों के द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूटकर अपने अणु में बदल जाता है। ठीक है, तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है। पाचन क्या होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन के स्थान में पहुंचकर विभिन्न जो पाचन अंग होते हैं उनके द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप टूटकर अपने अणु में बदल जाता है। पाचन व रासायनिक, तो उसको बोलते हैं पाचन। ठीक है, या पाचन व रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पाचन व रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने संतुलन में या अपने सरलता रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे जल क्या होता है। तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। और देखिए एग्जाम में आपको जल से रिलेटेड लॉन्ग में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है। ठीक है, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, तो जल्दी से 30 लाइक कर दीजिएगा भैया, देखिए तभी आप आएगा वीडियो। तो जल क्या होता है? जल एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, जल क्या होता है? जल एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। इसका सूत्र H2O होता है। इसका कार्य होता है शरीर के निर्माण कार्य में मदद करना, शरीर में घोलक के रूप में कार्य करना। शरीर में जो विभिन्न प्रकार के हम लोग भोजन खाते हैं उसको घोल के रूप में बनाकर विभिन्न अंगों में भेजने का कार्य करता है। हमारे विभिन्न प्रकार के खून में, मतलब जो खून होता है, हमारा नसियाँ होती हैं, उनमें भी पानी जो होता है भोजन को पहुंचाता है प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, जैसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के रूप में, समझिएगा थोड़ा सा।
शरीर के ताप नियंत्रक में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो पसीने के माध्यम से शरीर के ताप बाहर निकलता है, उसके रूप में स्नेहक के रूप में विकार करता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी जल बहुत ही उपयोगी होता है। आगे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है। ग्लाइकोज वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह पाइरूवेट, एटीपी, NADH और जल के 2 अणु पैदा करता है, ठीक है। यह पाइरूवेट, ATP और NADH और जल के 2 अणु को पैदा करता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशनों में ग्लाइकोलाइसिस का निर्माण कर सकता है। पाइरूविक पाइरूवेट का निर्माण कर सकता है, ATP NADH जल का निर्माण कर सकता है, ठीक है। आगे ग्लिसरॉल उपापचय देखेंगे। तो जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है और वसा अम्ल बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा विघटित होकर एसिटिल कोएंजाइम A को मुक्त करता है जो कि सिट्रिक एसिड में काम आता है, तो वसा अम्ल ऑक्सीकृत होकर कार्बोहाइड्रेटों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देने लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की संरचनाओं में अधिक ऑक्सीजन होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल उपापचय। तो ग्लिसरॉल उपापचय क्या होता है फिर समझिएगा। जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है और वसा का जो अम्ल होता है वह बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा विघटित होकर एसिटिल कोएंजाइम A को मुक्त करता है जो कि सिट्रिक एसिड में काम आता है। कहाँ पे काम आता है? सिट्रिक एसिड में काम आता है। वसा अम्ल ऑक्सीकृत होकर कार्बोहाइड्रेटों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की रचनाओं में अधिक ऑक्सीजन होता है, तो इसी प्रोसेस को ग्लिसरॉल उपापचय बोला जाता है। आगे देखेंगे पीका, इंपॉर्टेंट पीका। पीका क्या होता है? तो पीका एक आदत या व्यवहार को कहते हैं। तो पीका एक आदत या व्यवहार को कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति संभावित तौर पर अनुचित या अस्वाभाविक वस्तुओं को खाता या चबाता है, ठीक है। कुछ लोग देखते होंगे जो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता, ऐसे लोगों को पीका ज़्यादा दिक्कत होता है। वो क्या करते हैं? अस्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार जो खाने योग्य सामान है, जैसे चूना हो गया, पत्थर हो गया, रोहा, रबड़, चप्पल, जूता, इस सब भी खाने लगता है। मतलब कहने का यह है कि जो चीज़ खाने योग्य नहीं उनको खाने लगता है, तो उसको बोलते हैं पीका। पीका एक आदत होती है या व्यवहार होती है या एक रोग भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति संभावित तौर पर अनुचित या अस्वाभाविक वस्तुओं को खाता है या चबाता है। अक्सर ऐसी वस्तुओं में शामिल होता है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं शामिल होती है इसमें जो नॉर्मल रूप से खाने की योग्य नहीं होती, जैसे मिट्टी, चूना, लोहा, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि, ठीक है। यह एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ठीक है। पीका क्या है? मेंटली हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकता है। पीका के रोगी को इस आदत से बचाने के लिए मेडिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। पीका मतलब वही होता है कि कोई अस्वाभाविक रूप से जो न खाने योग्य वस्तुएं उसको खाने लगता है। यह एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। आगे देखेंगे घेगा रोग, इंपॉर्टेंट है घेगा रोग। देखिए फूड साइंस न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं भैया तो रोग शोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, खनिज के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, यही सब आएगा एग्जाम में। तो घेगा क्या होता है? तो घेगा रोग आमतौर से थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग या वृद्धि को दर्शाने वाले रोग को कहते हैं, ठीक है। घेगा रोग किसे कहते हैं? तो घेगा रोग आमतौर से थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग या वृद्धि को दर्शाने वाले रोग को कहा जाता है। यह ग्रंथि शरीर के गले के आसपास स्थित होती है। यह जो ग्रंथि होती है शरीर के गले के आसपास स्थित होती है और थायराइड हार्मोन का नियमित उत्पादन करती है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनका नियमित रूप से उत्पादन करती है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह विभिन्न कारक जैसे थायराइड की कमी, अधिकता या उसके सही स्वरूप की कमी से भी हो सकता है। यह गले के अंदर तथा बाहर भी हो सकता है। इस रोग से गले में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, गले में दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घेगा। आगे देखेंगे रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी वह होता है जब रात में दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति रात्रि के समय में देखने में कठिनाई महसूस करता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके लिए फल फूल सब्जी आदि चीज़ों को खाना चाहिए। आगे बेरी रोग। तो बेरी रोग क्या है? बेरी रोग भी एक प्रकार का न्यूट्रियल डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। यह एक न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज जो कि विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है। यह रोग आमतौर पर चक्कर, सिर दर्द, शरीर के अंगों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी आदि जैसे समस्याओं को प्रकट करता है, ठीक है। तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B की कमी से होता है, जो कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया आप लोगों को। 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, और 20वें क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब इससे आसान नहीं मिलेगा,
और वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को 30 लाइक जरूर करिएगा, तभी अगला वीडियो आएगा। आप लोग कॉल भी मत करिएगा कि सर वीडियो बना दीजिए, अगर जब तक 30 लाइक नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।